Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic Equal Product Curve या इनको हम आइसोक्वेंट्स और आइसो प्रोडक्ट कर्व का भी नाम देते हैं। क्या मतलब है आइसोक्वेंट का? आइसोक्वेंट में दो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द आइसो एंड सेकेंड वन इज द क्वेंट। आइसो का ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है इक्वल, और क्वांट एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्वांटिटी। इसका मतलब आइसोक्वेंट का मतलब हो गया इक्वल क्वांटिटी, या फिर हम जब प्रोडक्शन के रेफरेंस में बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया इक्वल प्रोडक्ट। इट मीन्स द आइसोक्वेंट may be defined as the graphical representation of different combinations of two inputs which give same level of output to the producer। जैसा कि हमने इंडिफरेंस कर्व्स को स्टडी किया था, यहाँ हमने गुड्स के दो कॉम्बिनेशंस इस तरह से फॉलो किए थे कि हर एक कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा था। हम ये जो आइसोक्वेंट है ये प्रोडक्शन के रेफरेंस में स्टडी कर रहे हैं, और प्रोडक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक इनपुट और आउटपुट। यानी कि जब हम दो इनपुट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को इस तरीके से फॉलो करते हैं जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये हमारा आइसोक्वेंट शेड्यूल डिफाइन करेगा। और जब हम इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आइसोक्वेंट के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोक्वेंट कर्व पर जितने भी कॉम्बिनेशंस लाई कर रहे होंगे वो सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे। यानी कि एक प्रोड्यूसर सेम आइसोक्वेंट कर्व पर इनडिफरेंट रहेगा इन रेफरेंस टू द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। कोई भी डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि प्रोड्यूसर को सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोवाइड किया जा रहा होगा। इसी वजह से हम इसको प्रोड्यूसर के इंडिफरेंस कर्व के नाम से भी जानते हैं। यहां मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा हूं इंडिफरेंस इक्वल प्रोडक्ट कर्व के रेफरेंस में या फिर आइसो प्रोडक्ट कर्व के रेफरेंस में। द आइसो प्रोडक्ट कर्व शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू रिसोर्सेज with which a firm can produce equal amount of product। यानी कि आइसो प्रोडक्ट कर्व दो रिसोर्सेज के रेफरेंस में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके बेसिस पर एक पर्टिकुलर फर्म इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकती है। दैट इज क्लियर। ऐसे ही सेकंड डेफिनेशन स्टडी करते हैं हम इसके रेफरेंस में, दैट वाज गिवन बाय सैमुअल्सन। सैमुअल्सन के अकॉर्डिंग आइसो प्रोडक्ट कर्व shows the different input combinations that will produce a given output। यानी कि आइसो प्रोडक्ट कर्व डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है और जिसमें से हर एक इनपुट कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है। दैट इज क्लियर। पीटरसन ने भी एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करी है इसके रेफरेंस में। क्या कहा उन्होंने? एन आइसोक्वेंट कर्व मे बी डिफाइंड एज अ कर्व showing the possible combinations of two variable factors that can be used to produce the same total product। यानी कि एक आइसो कर्व को हम डिफाइन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कर्व के बेसिस पर जो दो वेरिएबल फैक्टर्स के डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिसके बेसिस पर सेम टोटल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा सके। दैट इज क्लियर। तो ये डेफिनेशन हो गई इन डिफरेंस ऑफ द आइसो प्रोडक्ट कर्व और इक्वल प्रोडक्ट कर्व और आइसोक्वेंट्स। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा अबाउट वन ऑफ द आइसोक्वेंट शेड्यूल। तो प्रैक्टिकल बेसिस पर हम यहाँ पर आइसोक्वेंट शेड्यूल को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ मैंने एक टेबल प्रोवाइड कर रखी है इसके रेफरेंस में। इस टेबल में मैंने यहाँ पर 4 पर्टिकुलर कॉलम्स डिफाइन करे हैं। पहले कॉलम में मैंने कॉम्बिनेशंस, दूसरे कॉलम में लेबर की क्वांटिटी, थर्ड कॉलम में कैपिटल क्वांटिटी और फोर्थ में आउटपुट को डिफाइन करा है। ए कॉम्बिनेशन में पहले मैंने फर्स्ट लेबर को यूज़ करा, यानी कि 1 यूनिट ली लेबर की और 47 यूनिट ली कैपिटल की, और आउटपुट आया 100 यूनिट्स। अब मैंने 1 यूनिट लेबर की इंक्रीज कर दी, उसकी वजह से मुझे कैपिटल की यूनिट्स को कम करना पड़ेगा। तो 47 से कितना रख दिया? 38। लेकिन आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये मेरा 100 यूनिट्स ही रहा। अब एक लेबर और बढ़ा दी मैंने, 2 से 3 कर दी। कैपिटल की यूनिट्स जो कम कर दी पहले से और मैंने 30 रह गई। आउटपुट क्या रहा मेरा? सेम रहा 100 यूनिट्स का। लेबर की क्वांटिटी को मैंने 3 से 4 कर दिया। कैपिटल की क्वांटिटी 30 से घटकर 23 रह गई। आउटपुट मेरा 100 ही रहा। फिर ई कॉम्बिनेशन में 4 से बढ़ाकर 5 कर दी मैंने लेबर। कैपिटल 23 से घटाकर 17 करनी पड़ी मुझे, लेकिन आउटपुट मेरा 100 ही रहा। ऐसे 5 से 6 कर दी, 17 से 12 रह गई, आउटपुट 100 ही रहा। 6 से 7 हो गई लेबर, 12 से 8 रह गई कैपिटल, आउटपुट 100 ही रहा। अप टू 10 तक लेगा इसको
और कैपिटल रिड्यूस होकर 2 रह गई, लेकिन आउटपुट अब भी 100 यूनिट्स ही रहा। तो जो क्या चीज हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, हम क्या पॉइंट नोट कर रहे हैं, वी आर नोटिंग दैट एज वी आर इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ लेबर वी हैव टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। तो जैसे जैसे हम लेबर की क्वांटिटी को या लेबर की नंबर ऑफ यूनिट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे हम कैपिटल की नंबर ऑफ यूनिट्स को डिक्रीज कर रहे हैं। और इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो सेम रहता है। तो इस तरह से ये जो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं इन दोनों वेरिएबल फैक्टर्स लेबर और कैपिटल के, वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट को डिफाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो शेड्यूल है, इट इज डिफाइनिंग द आइसोक्वांट शेड्यूल, यानी कि आइसोक्वांट शेड्यूल दो वेरिएबल फैक्टर्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को डिफाइन करता है, जहां आउटपुट का लेवल सेम होता है, आउटपुट के लेवल में कोई भी चेंज नहीं होता है। दैट इज क्लियर। अब हम बात करेंगे कि आइसोक्वांट शेड्यूल के बेसिस पर हम किस तरीके से आइसोक्वांट कर्व को ऑब्टेन कर सकते हैं। यहां मैंने प्रॉपर कर्व ड्रॉ किया है जो आइसोक्वांट कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस तरीके से इसको हम ऑब्टेन करते हैं समझ लेते हैं इसको हम। पहले तो हम एक्स एक्सिस पर कंसीडर करेंगे लेबर को, और बाई एक्सिस पर हम कंसीडर करेंगे कैपिटल को। कैपिटल को मैंने के से डिफाइन करा और लेबर को मैंने एल से डिफाइन करा है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर के स्केल पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 लेबर को इंक्लूड कर लिया, और 6 के 1 सेंटीमीटर के स्केल पर 6 के डिफरेंस से मैंने कैपिटल को डिफाइन करा है 6 12 18 24 30 36 42 और 48। पहला कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास, द वेरी फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज 1,47, यानी कि 1 यूनिट ऑफ लेबर एंड 48 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। तो 1 यूनिट ऑफ लेबर एंड 47 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, ए कॉम्बिनेशन आ गया मेरे पास, दैट इज 1,47। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है 2,38, यानी 2 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 38 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। तो बी कॉम्बिनेशन आ गया 2,38। ऐसे ही सी कॉम्बिनेशन आ गया 3,30, डी कॉम्बिनेशन आ गया 4,23, ई कॉम्बिनेशन आ गया 5,17, एफ कॉम्बिनेशन आ गया 6,12, जी कॉम्बिनेशन आ गया 7,8, यानी कि 7 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 8 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। और लास्ट कॉम्बिनेशन एच आ गया 8 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड दैट इज 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब क्या करा मैंने, इन ए बी सी डी ई एफ जी और एच इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक कर्व को ड्रॉ करा। तो ये जो कर्व है इसको बोलते हैं हम आइसोक्वांट कर्व, या फिर इसको हम आई क्यू कर्व का भी नाम देते हैं। और यहाँ आई क्यू की खास बात क्या है, 100 यूनिट्स, यानी कि हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आउटपुट कितना रहेगा, 100 यूनिट्स का रहेगा। तो ये जो आइसोक्वांट कर्व है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स यील्डिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट दैट इज 100 यूनिट्स। चाहे हम 1,47 की बात करें, 2,38 की बात करें, या फिर 1,47 और 2,38 के बीच में अगर कोई भी कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, वो भी 100 यूनिट्स का ही आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब ये जो 100 यूनिट्स का आइसोक्वांट कर्व है, इसके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को आप कंसीडर करिए, वहां लेबर और कैपिटल का कॉम्बिनेशन तो चेंज होगा, लेकिन लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि 100 यूनिट्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। हर एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन 100 यूनिट्स का ही आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इसी वजह से हम इस पर्टिकुलर कर्व को इंडिफरेंस आइसो प्रोडक्ट कर्व या इक्वल प्रोडक्ट कर्व या फिर आइसोक्वांट का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब जब हम एक आइसो प्रोडक्ट कर्व को ड्रॉ करते हैं या इक्वल प्रोडक्ट कर्व को ड्रॉ करते हैं, तो उसके रेफरेंस में हमें कुछ पर्टिकुलर एजम्पशंस को फोकस करना होता है। तो पहले हम उन एजम्पशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट एजम्पशन इज दैट ओनली 2 इनपुट्स लेबर एंड कैपिटल आर एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस अ गुड। तो यहाँ हम केवल और केवल 2 डायमेंशनल डायग्राम के बेसिस पर आइसोक्वांट कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं। इसी वजह से हम केवल 2 वेरिएबल्स को ही कंसीडर करते हैं, और वो 2 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक है आपका लेबर और दूसरा है कैपिटल। इसी वजह से हम केवल और केवल 2 ही इनपुट वेरिएबल्स यानी कि लेबर और कैपिटल को कंसीडर करते हुए आइसो प्रोडक्ट कर्व को गेन करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि गुड्स को प्रोड्यूस करने में हम केवल और केवल 2 ही इनपुट्स यानी कि लेबर और कैपिटल को वेरिएबल कर रहे हैं, यानी कि इनकी क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं। बाकी फैक्टर्स क्या रहते हैं, दे रिमेन फिक्स्ड। सेकेंड एजम्पशन क्या है इसका, देयर इज टेक्निकल पॉसिबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग वन इनपुट फॉर अनदर। इट इंप्लाइज दैट द प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप। तो यहां हम प्रोडक्शन फंक्शन को वेरिएबल प्रोपोर्शन फंक्शन कंसीडर करते हैं, और वेरिएबल प्रोपोर्शन फंक्शन की क्या फीचर होता है कि यहां पर
इनपुट्स को एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट करने की एक टेक्निकल पॉसिबिलिटी होती है। यानी कि आप लेबर को कैपिटल से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और कैपिटल को लेबर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर आप आइसो प्रोडक्ट कर्व को ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। दैट इज क्लियर। थर्ड एजम्पशन क्या है इसके रेफरेंस में, लेबर एंड कैपिटल आर डिविजिबल। हम ये मानते हैं कि जो लेबर और कैपिटल है इनको प्रॉपरली डिवाइड किया जा सकता है। फोर्थ एजम्पशन क्या है इसके रेफरेंस में, द प्रोड्यूसर मस्ट बी रेशनल, दैट इज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। जो प्रोड्यूसर है उसका रेशनल नेचर होना चाहिए, यानी कि उसकी डिसीजन मेकिंग सेल्फ होनी चाहिए और एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग उसके अंदर होनी चाहिए। और उसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उस बिजनेस को रन करने के पीछे, उस प्रोडक्शन को पॉसिबल करने के पीछे। नाउ कम टू द फिफ्थ एजम्पशन। फिफ्थ एजम्पशन क्या है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड अनचेंज्ड। यानी कि जिस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर प्रोडक्शन किया जा रहा है वो टेक्नोलॉजी गिवन है, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है और उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी के बेसिस पर अपनी प्रोडक्शन की प्रोसेस को पॉसिबल कर रहा है और जो प्रोडक्शन इसका कंटिन्यू हो रहा है या जिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन के रेफरेंस में हम आइसो प्रोडक्ट कर्व को ऑब्टेन कर रहे हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अनचेंज्ड रहनी चाहिए। यह है इसका फिफ्थ एजम्पशन। एंड लास्ट एजम्पशन, सिक्स्थ एजम्पशन इज दैट मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशेस इन प्रोडक्शन प्रोसेस। आइसो प्रोडक्ट कर्व ये एज्यूम करता है कि प्रोडक्शन की प्रोसेस में जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है यानी कि MRTS है, यानी कि जब हम लेबर की क्वांटिटी को या लेबर की यूनिट्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी वजह से हम कैपिटल की क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो जिस रेशियो में ये सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल किया जा रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। और ये जो MRTS है ये लगातार डिमिनिश होता चला जाता है, घटता चला जाता है। ये माना जाता है प्रोडक्शन की प्रोसेस में जब हम आइसो प्रोडक्ट कर्व को कंसीडर करते हैं। तो आइसो प्रोडक्ट कर्व ये कंसीडर करता है MRTS लगातार डिमिनिश होना चाहिए। सो दीज ऑल आर द एजम्पशंस अंडर आइसो प्रोडक्ट कर्व और इक्वल प्रोडक्ट कर्व और आइसोकोरेंट्स। ओके, थैंक यू।